नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। लोकसभा चुनाव 2024 में जो विपक्ष की रैलियां हैं उनमें शुरुआत से ही आरक्षण बचाने का शोर सुनाई दे रहा है। शायद ही कोई ऐसी रैली हो, चुनावी सभा हो, जिसमें यह न कहा जाता हो कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, 400 पार अगर बीजेपी आ जाएगी तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। और ये आरक्षण का जो मसला है, जो शोर है, ये केवल विपक्ष में नहीं है, इसका जोर सत्ता पक्ष की तरफ भी लग रहा है। सत्ता पक्ष भी इस पर काफी ध्यान दे रहा है। विपक्ष ने आरक्षण खत्म करने के आरोप लगाने शुरू किए रैलियों में, तो सत्ता पक्ष के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इस पर सफाई देनी शुरू की। अमित शाह और नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के दो शीर्ष नेता, ये कह रहे हैं हर दूसरी सभा में कि वो 2 बार प्रचंड बहुमत की सरकार चला चुके हैं। आरक्षण खत्म करना होता तो खत्म कर देते। आरक्षण खत्म नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि जो कोई आरक्षण हटाएगा वो उसके खिलाफ खड़े होंगे। ये विश्वास भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी दिला रहे हैं। तो क्या 2024 के चुनाव में आरक्षण वाले मुद्दे का जोर है? क्या जो रण है वो आरक्षण पर छिड़ा है? और इसमें एक वीडियो ने, फेक वीडियो ने आग में घी वाला काम किया है, या यूं कहें कि आग में पेट्रोल डालने जैसा काम किया है। इससे अब जो चुनावी ज्वाला है वो और धधक उठी है। आज मंथन इसी पर। मैंने जिस तरीके से कहा कि चुनावी ज्वाला धधक उठी है इस फेक वीडियो के आने के बाद, 23 अप्रैल को अमित शाह गृह मंत्री एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और उस रैली में उन्होंने ये कहा कि उनकी सरकार तीसरी बार आएगी तो वो मुसलमानों का जो आरक्षण है, जो कांग्रेस पार्टी अपने राज्यों में दी है, देना चाहती है, ये आगे उसकी मंशा है, ओबीसी का हक मारकर जो मंशा रखती है मुसलमानों को देने की, उसे खत्म कर देंगे। अल्पसंख्यकों को का जो आरक्षण की बात कांग्रेस पार्टी करती है उसे खत्म कर देंगे। अमित शाह ने ये बात रैली में कही, लेकिन उनके इस वीडियो को एक तरीके से एडिट कर दिया गया और एडिट करके जिस जगह उन्होंने मुसलमान कहा, जिस जगह उन्होंने अल्पसंख्यक की बात की, वहां पर ओबीसी, एसटी, एससी को लगा दिया गया और उनके शब्दों में हेर फेर करके ये वीडियो खूब वायरल होने लगा। 2 दिन पहले एक्शन हुआ, सरकार एक्शन में आई, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां असम से हुई। अभी देश भर में गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है और जो तमाम एजेंसियां हैं, दिल्ली पुलिस है, असम की पुलिस है, इन लोगों ने बहुत सारे क्लू निकाल लिए। और 2 दिन पहले जब ये वीडियो का मामला उछला तो फिर एक बात कही गई कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहाँ, जी रेवंत रेड्डी ने इस वीडियो को एडिट कराया और उन्होंने ही ये पूरी साजिश रची अमित शाह के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। वीडियो के वायरल होने के बाद से लगातार विपक्ष पर हमले हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पे
नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी लगातार हमले कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज भी कहा कि ये जो फर्जी वाली दुकान चला रहे हैं, फर्जी सामान और मोहब्बत की दुकान, कई सभाओं में आज प्रधानमंत्री ने तंज कसा। यही नहीं, अमित शाह असम के दौरे पर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पूरे सच को, और वो लगातार इस मसले पर अभी आगे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक गुजरात के अहमदाबाद में भी इस समय उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। बहुत सारे इस तरीके की चीज़ें हैं जो देश में वो घूम घूम कर इस बात को रख रहे हैं कि ये फेक वीडियो है, कांग्रेस पार्टी ने, उसके नेताओं ने और मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति ने ये साजिश रची है। आरक्षण के मसले पर देश को कांग्रेस पार्टी, उसके नेता राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं। ये बीजेपी के आरोप हैं। वो मसला क्या है, कौन सा वीडियो असली है, कौन सा फेक है, जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। तो सुना आपने, तेलंगाना की रैली में अमित शाह जी कह रहे थे कि मुसलमानों का आरक्षण वो समाप्त कर देंगे, एसटी, एससी उनको ये आरक्षण दे देंगे। कांग्रेस पार्टी ने इसे छीन कर मुसलमानों को दिया है। मुस्लिम परस्ती का आरोप लगा रहे थे और ये मामला पायरेटेड और एडिटेड होकर बहुत मुश्किलात पैदा करने लगा बीजेपी के लिए। तब इसमें एक्शन हुआ। इस वीडियो पर कुछ बोलने के बजाय कांग्रेस पार्टी के नेता लोग उल्टे कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी पर आपने जो बहुत सारे फर्जी वीडियो बनाए हैं उन पर क्या एक्शन होगा क्या। ये बात ठीक नहीं। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि ये चुनाव है। मान लिया कोई पक्ष गलत तरीके से चुनाव लड़ रहा है तो दूसरा पक्ष, उसको तो ध्यान रखना चाहिए। कोई पार्टी अगर संविधान पर नहीं चलेगी तो फिर देश कैसे चलेगा। ये बड़े सवाल हैं। आरक्षण हमेशा से एक चर्चा का विषय रहा है। 2015 के बिहार विधानसभा के चुनाव में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पर बयान दे दिया और वहां बीजेपी का गठबंधन हार गया। उसके बाद से लगातार मोहन भागवत जी बयान, कभी उन्होंने इस तरीके का बयान नहीं दिया, सबको एक साथ लेकर चलने की बात कही। एक ताजा बयान भी उनका हाल का है, वो आप सुन लीजिए। मैं यहां आया कल तो मैंने सुना एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करते, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। ये मसला, ये दिक्कत, ये दर्द केवल बीजेपी तक नहीं था, ये संघ को भी ये पीड़ा हुई है। फर्जी वीडियो की पीड़ा, फेक वीडियो की पीड़ा, फेक कंटेंट की पीड़ा, डीप कंटेंट की पीड़ा प्रधानमंत्री व्यक्त कर चुके हैं। इस देश को जो डीप फेक है उससे बहुत बड़ा खतरा है और संघ प्रमुख भी अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं कि संघ कभी भी विरोधी नहीं रहा है आरक्षण का। इस तरीके का वीडियो उन्होंने भी इस बात को लेकर स्पष्ट किया कि संघ हमेशा संविधान सम्मत जो भी आरक्षण है
और जब तक मिलना चाहिए वो मिलता रहे, संघ का कोई उसमें दुराव नहीं है। ये मसला क्या है? वास्तव में अगर विपक्षी दलों को ये मुद्दा उठाना है तो क्या विपक्षी दलों को इस हद तक जाना चाहिए? क्या उनको फेक झूठे प्रचार का सहारा लेना चाहिए? ये सवाल है, और मेरा ये सीधा सवाल होगा विपक्ष से कि क्या ये झूठे प्रचार का सहारा लेकर आप चुनाव जीतेंगे? लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और बीजेपी मंगलसूत्र, मुसलमानों को संपत्ति बांट देंगे, मकान छीन लेंगे, आपको रहने नहीं देंगे, मुसलमानों का हक ज्यादा है, ये कांग्रेस ने कहा। उनका जो पूरा चुनाव कैंपेन है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, जबकि विपक्ष का कैंपेन इस बात पर टिका हुआ है कि ये आरक्षण छीन लेगी बीजेपी अगर दोबारा आ गई, तिबारा आ गई, ये संविधान को खत्म कर देंगे। ये बात वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने की कोशिश में है। कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अरे इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है सारों को ये ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। और इसका लक्ष्य क्या है मैं बता देता हूं, क्योंकि ये 20-22 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। कि लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और फिर बयान आते हैं नहीं हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। ठीक है, आरक्षण का मतलब क्या है? सबसे पहले कि देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी। यह है मतलब कि देश में जो सत्ता है, जो धन है, उसे न्याय के साथ बिना अन्याय बांटा जाएगा। रिजर्वेशन का यह मतलब है। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी रिएक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री की कैंपेन पर, अमित शाह के कैंपेन पर, जो वो कह रहे हैं रैलियों में। नैरेटिव आरक्षण का, संविधान बचाने का, संविधान खत्म करने का, ये कांग्रेस पार्टी और उसका गठबंधन नीचे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ऐसी अवधारणा उत्पन्न कर रहा है। और उसी को प्रधानमंत्री ने कहा कि वो गुमराह कर रहे हैं। पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, एससी, एसटी, ओबीसी, सबसे ज्यादा एमएलसी बीजेपी एनडीए के, सबसे ज्यादा एमएलए बीजेपी एनडीए के, सबसे ज्यादा एमपी बीजेपी एनडीए के। अब उनको लगा ये भी चले गए कि आज इसलिए दलित, आदिवासी, पिछड़े ये हमारा समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि हम जी जान से उनके कल्याण के लिए खप रहे हैं। अब इनकी हालत ये है कि झूठ नहीं चलता है तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं, मोदी के भाषण को, मोदी की आवाज को उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं।
प्रधानमंत्री की चिंता जायज़ है। वो कह रहे मोदी की आवाज़ में फेक वीडियो गढ़ रहे हैं, मोहब्बत की दुकान में फेक सामान। प्रधानमंत्री की चिंता है ये। और इस फेक पर अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज असम में की, वो सुन लेते हैं। जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती हैं। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार सार्वजनिक भाषणों में स्पष्ट की। एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। सबसे पहले उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया। वो रिजर्वेशन के कारण ओबीसी का रिजर्वेशन कटा। उसके बाद में कर्नाटक में रातों रात कोई सर्वे के करे बगैर, पिछड़ापन तय करे बगैर सारे मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में डालकर उनके लिए 4% का कोटा रिजर्व कर दिया। इससे भी पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन कटा। अमित शाह ने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी कतई आरक्षण की विरोधी नहीं है, वो समर्थक है। डाका तो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। अखिलेश यादव ओबीसी नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, आरक्षण को किस तरह अपने समर्थकों के बीच, आम वोटर के बीच ले जा रहे हैं। ये जो लोग कह रहे हैं आजकल, बड़े बड़े जो दिल्ली से लेकर के और जो बीजेपी को कभी कभी सुझाव देते हैं, जो केवल भारत का नहीं दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है, इन्हें हमारे आपके परिवार की तो चिंता है, लेकिन इनके साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। अब वोट चाहिए तो कह रहे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, आरक्षण नहीं खत्म होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ, अगर भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां बिक जाएंगी और प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो आरक्षण कहां मिलेगा। ये जो हवाई जहाज वाली विभाग बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, जिसमें लाखों लोगों को नौकरी मिलती थी, बताओ वहां क्या आरक्षण लागू होगा। सवाल तो वाजिब है भाई, निजी क्षेत्र में तो आरक्षण मिलता नहीं है, और रेल, खेल, हवाई जहाज अगर निजी हाथों में जाएंगे तो आरक्षण कहां बचेगा। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म होना शुरू हो गया है, शुरू कर चुके हैं। आप लोग देख नहीं पा रहे हैं, जनता के बीच वो इस बात को कह रहे हैं कि अग्निवीर उसी का एक नमूना है। अगर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अगर बिक जाएंगे प्राइवेट हाथों में तो कहां आरक्षण लोगे, आरक्षण कहां होगा। जब सरकारी कुछ बचेगा ही नहीं तो कहां आरक्षण लोगे आप, स्वतः समाप्त हो जाएगा। बड़ा मुद्दा है आरक्षण को लेकर, रण महाभीषण है। एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के उस पार मेहमान होंगे और चर्चा भी मुझे लगता है बहुत गंभीर होने वाली है। ब्रेक से लौटा है सीधे मुद्दे पर, आरक्षण का रण महाभीषण। मेहमानों का परिचय, अनुभव चक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत। गोपाल कृष्ण कांग्रेस के प्रवक्ता नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर ML वर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत वर्मा जी आपका भी। चिंतक, सामाजिक चिंतक लोटन राम निषाद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक सुरेंद्र दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और आनंद निषाद राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरक्षण को लेकर रण महाभीषण है, लगातार जहां ये नैरेटिव, ये अवधारणा विपक्ष नीचे तक ले जाने की कोशिश में है कि बाबा साहब ने जो संविधान में दलितों, पीड़ितों, शोषितों, मुसलमानों
इनको जो हक दिए हैं, एक उसी तरीके से उस संविधान को एक खत्म करना चाहते हैं। अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है वो हकूक खत्म कर देंगे और इसी के तहत आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं। खास तौर पर जो दलित और आदिवासी उस समुदाय को भी आगाह किया, ओबीसी को भी आगाह किया है कि ये सब खत्म करने वाले हैं। नीचे तक क्या नैरेटिव पहुंच गया है। लेकिन इस बीच एक फेक वीडियो खूब चर्चा में है और उसको लेकर खूब राजनीति हो रही है। अब एक नया गेयर लग गया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मोहब्बत की दुकान में फेक सामान बिक रहा है। गोपाल कृष्ण, आपके पास मैं आ रहा हूं, क्या अब इस तरीके की राजनीति कांग्रेस पार्टी करेगी कि एडिटेड वीडियो और संदेह के घेरे में आपके एक मुख्यमंत्री हैं, क्या अब ये स्तर चुनाव जीतने के लिए आप लोग इस्तेमाल करेंगे? गोपाल कृष्ण जी, मुझे तरस आती है कि आपके प्रारंभिक शिक्षा पर, प्राइमरी एजुकेशन पर, कि आप इतना गुलाम मोदी जी के हो चुके हैं कि देश के बारे में पूछने की आपकी हिम्मत नहीं रही। कि सेना में जो 2 तरह के शहीद का दर्जा दे चुका हो, कांग्रेस ने तो जो इस देश को बनाया है, और अगला जन्म मोदी जी लेंगे ना तो भी कांग्रेस का गोरधोमन नहीं बन सकते। ठीक है, अगला IIM और IIT तो छोड़ दीजिए, अभी वो सब मैं नहीं गिनाऊंगा, वो बहुत लंबी लिस्ट है जो आपने। अच्छा सुनिए गोपाल कृष्ण जी, आप लोगों को क्या रटाकर भेजा जाता है? कांग्रेस पार्टी आजकल रटाकर भेज रही कि हर पत्रकार को मोदी जी का गुलाम घोषित कर दो। एक सर्टिफिकेट लेकर आते हो, कल है ड्रग्स, एक सर्टिफिकेट लेकर आए हो कि भैया ये गुलाम है, इसको गुलाम घोषित कर दो। होना चाहिए जितना पीड़ा आपको मोदी जी के वो जो गुलाम है ना, वो जो गुलाम है, आपसे जब कड़वा सवाल पूछा जाएगा तो आप तिलमिला जाओगे। ये जो आप लोग ये चला रहे हैं अभी, ये डीप फेक को शुरुआत कौन करता है? मोदी जी इस तरह काम आप कहो ना, आप पत्रकार को सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हो? आप कहो ना कि डीप फेक अनुभव चक्की पार्टी चलाती है। करते हैं। रेलवे का बदलाव का नाम कौन बदलता है? मोदी बोलिए, बदलते हैं। मैंने आपको बुलाया, बोलिए। आप पूछिए। और बराबर इस कार्यक्रम में बराबर विपक्ष के नेताओं की बाइट चली है और बराबर सत्ता पक्ष के नेताओं की बाइट चली। मैं बिल्कुल तराजू लेकर बैठता हूं और मैं वो गुलाम और टुकड़ों पर पलने वाला पत्रकार नहीं हूं। मैं घर बैठकर किसानी करना पसंद करूंगा, मैं अपनी खेती घर में जाके करना पसंद करूंगा। मैं गुलामी नहीं करने वाला पत्रकार हूं, ना कांग्रेस की, ना बीजेपी की और ना किसी की। गोपाल कृष्ण, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। बोलिए बोलिए। है ना, आज जो आपने डीप फेक वीडियो की शुरुआत किसने, किस तरह के खेल का खेल कौन खेलता है? मोदी जी। एक चीज नहीं बनाया उन्होंने इस देश में, एक ईंटा नहीं लगाया रेलवे में, और प्लेटफार्म का नाम बदल के कर दो मोदी प्लेटफार्म। अरे मोदी स्टेडियम कर दो अहमदाबाद का नाम बदल के। अरे सेना को खराब कर रहे हैं, अग्निवीर लाए क्योंकि पेंशन देना आपको बोझ लग रहा है ना, तो आप अग्नि, और अडानी का 16 करोड़ माफ करना, तब आपको दया नहीं आई होगी अपने आप पर, तब आपको बहुत तकलीफ नहीं हुआ होगा। किसानों पर बम बरसा रहे हैं मोदी जी, किसानों को 10 रुपए माफ कर। मोदी जी बिहेविंग लाइक ए ट्रेटर ऑफ द नेशन। आपको चिंता नहीं हुई, डीप फेक वीडियो बना दिया। अरे आप लोग ये करते हैं कि नेहरू जी के बनाए हुए का नाम बदलने का काम, राजपथ का नाम बदलिएगा, तो आप बदलिए। आप बताइए कि अडानी का कितना कर्जा माफ हुआ, बताइए। है हिम्मत? क्या गुलामी करते हैं? हम देश के गुलाम हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का जरूर हूं, पर मैं देश का गुलाम हूं। देश के लिए कांग्रेस पार्टी ने नवोदय बनाया, उसके विजन के आगे आप लोग नहीं स्टैंड कर सकते हैं। आप लोग का स्टैंड है कि कुछ व्यापारियों को फायदा पहुंचा दिया जाए, बस यही स्टैंड है। आप आरक्षण पर कुछ बोल दीजिए, आरक्षण पर बोल दीजिए कुछ। आरक्षण पर बोल देते हैं, विषय आरक्षण ही है, बोल दीजिए। रेलवे को बेचने का काम आप लोगों ने किया। अभी रेलवे में 5000 वैकेंसी आया था, और सनातन के लड़के थे। जब आप सनातन की बात करते, अगर आपने सनातन का भला किया होता तो देश भला हो जाता, क्योंकि 80-90% सनातन के लोग हैं। सनातन के लड़कों ने जब बताया कि 5 साल का वैकेंसी आई है, तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सनातन कौन साहब हैं जिनकी बात कर रहे हैं आप? कौन साहब सनातन, किसके लड़के? रेलवे को लेकर, बिहार में जब रेलवे को लेकर आंदोलन हुआ था तो जी, अग्निवीर की बात कर रहा हूं। सनातन के लड़के आंदोलन कर रहे थे। आप वीडियो उठाकर देख लीजिए कि जो अपना प्राण न्यौछावर कर रहा है, उसके लिए आपको बहुत तकलीफ हो जाती है। पेंशन देना पड़ेगा, बोझ है भाई। सरकारी सुविधा का फायदा ले रहा है भाई, अडानी को हमको देना है, आप समझ नहीं रहे हैं। किसान पर बम बरसाइए, फाइटर प्लेन से, ड्रोन से,
दीवार खड़ा कर दो। सेना, अगर आप उतना सेना जो बाउंड्रियां बनवाए थे दिल्ली में, अगर वो बॉर्डर पर बनाते तो सैनिक शहीद नहीं होते। जो आपका चुनाव हुआ था ना अभी 5 राज्यों का 3-4 महीना पहले, उसमें 20 सैनिक शहीद हुए हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, पूरे देश में ड्रग्स का अड्डा बना दिया गुजरात को, तो आपको तकलीफ नहीं हुआ हो, क्योंकि आपको देश से कोई, आप मोदी के सिपाही, इतनी गुलामी मैं नहीं कर सकता। मेरे पिताजी भी कहेंगे ना तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि देश उनसे भी ऊपर है ना। और प्रधानमंत्री झूठ बोलना, जहां जाओ झूठ बोलो, बोलते रहो। बोलने का तुमको ट्रेनिंग मिला हुआ है, आप वीडियो चला दीजिए इस पर कि झूठ बोलो, बोलते रहो, करते रहो। अरे रेलवे में लाखों नौकरी सरकारी देते थे और ठीक है गोपाल कृष्ण जी, हो गया। अब जरा मैं जवाब ले लूं। अनुभव चक वो कह रहे हैं भाई जब आरक्षण के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, सब आप प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, निजीकरण कर देंगे, तो काहे का आरक्षण? आप कहते रहिए, देते रहिए सफाई। और सवाल ये बीजेपी को सफाई क्यों देनी पड़ रही है? फेक वीडियो ठीक है, मैं उसका कतई समर्थन नहीं करता। गोपाल कृष्ण को बुरा लगा होगा कि उनका नेता इस मामले में फंसता नजर आ रहा। ठीक बात है, वो बीजेपी कोई फेक वीडियो जारी करे उसकी मैं भी इस मंच से निंदा करता हूं। और अगर कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति अगर इन्वॉल्व है इसमें, अगर अब तक आरोप हैं और आरोप गृह मंत्री इस देश के लगा रहे हैं, उनकी पुलिस है, उनकी एजेंसियां हैं, जांच कर रही हैं। एक लाइन बोलने का मौका मुझे दिया जाए। बोलिए अनुभव चक, इनको बोलने दीजिए, एक लाइन और बोल लीजिए, बोलिए। आज से 3-4 महीना पहले एक 19 साल का लड़का, समझ लीजिए कि 19 साल का लड़का क्या होता है, हम भी 19 साल के कभी रहे होंगे, तो 19 साल का लड़का, नाम नहीं ध्यान आ रहा है, गोलियों से शहीद हो गया। उसको प्राइवेट एम्बुलेंस में करके उसके घर पर छुड़वा दिया। शहीद का दर्जा आप क्या देंगे, कम से कम एक सैल्यूट भी सेना की तरफ से नहीं दिया गया। ठीक है, ये है अग्निवीर की। ठीक है, बोलिए अनुभव चक, बोलिए, जवाब दीजिए। करते हैं क्या अनुभव चक? दुर्गेंद्र भाई जी, जिस तरह से आज इस देश में चुनावी माहौल पे आरक्षण पे बहस छिड़ी हुई है, जिस तरीके से जिस देश के अंदर जिनको हाशिए पे रखा गया, आज उनके वोटों को हासिल करने के लिए डीप फेक वीडियो का सहारा लेकर आक्रमण करने का प्रयास करा जा रहा है। वो किस सभ्य समाज जो है उस घटना को, कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति हो, उसको जो है उत्साहित करने का काम, बढ़ाने का काम, सराहने का काम नहीं करेगा। इस देश के अंदर जो विपक्ष है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, वोटों को हासिल करने के लिए अपने भाषण देना, पब्लिक के बीच में जाना, मीटिंगें करना, वहां तक तो ठीक है। लेकिन वोट हासिल करने के लिए किसी व्यक्ति का चेहरा लगा के और अपने शब्द उसके अंदर डालकर लोगों को भ्रमित करना, इस तरीके से वोट हासिल करना उचित नहीं है। विपक्ष अपना काम करे, हम अपनी बात आरक्षण के विषय में जो हमारी सोच है हम उसको लेकर जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में क्या आरक्षण हमने खत्म करा, उससे पूर्व में जो हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उसमें हमने क्या करा। हमने जिसने आरक्षण को जन्म दिया, आरक्षण के जनक कहे जाते बाबा साहब, उनके प्रति हमने क्या सम्मान अर्पित करा, किस तरीके से हमने पंचतीर्थ बनवाए जो बाबा साहब से जुड़े हुए तीर्थ स्थल थे, किस तरह से बाबा साहब को हमने भारत रत्न देने में अपनी भूमिका का निर्वहन करा, किस तरीके से जो आज बाबा साहब संविधान उनकी बात करके वंचित वर्ग को भटकाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने जब बाबा साहब थे तो उनको किस तरह से चुनाव हरवाने के लिए अपने निजी सचिव को खड़ा करवा के हरवाने का काम करा, किस तरीके से बाबा साहब संविधान सभा में क्या पहुंच पाए। भाई साहब हम आपके बीच में नहीं बोले थे, हम भी बोल सकते तो सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बारे में बोलिएगा। किस तरीके से बाबा साहब संविधान सभा में ना पहुंच पाए, इस हेतु जहां से बाबा साहब चुनाव लड़ना चाहते थे उस पोर्शन को काट के पाकिस्तान में जोड़ने का काम करा था। जिस तरीके से बाबा साहब हिंदू कोड बिल जब ला रहे थे उस समय बाबा साहब की बात ना मान के उनको इस्तीफा देने को मजबूर करा गया था। और उसी बात पर बाबा साहब ने क्षुब्ध होकर ये बात कही थी कि मेरे साथियों, मेरे अनुयायियों, भविष्य में कभी भी कांग्रेस पार्टी के चवन्नी भर के हिस्सा मत बनिएगा, चवन्नी भर का सदस्य नहीं बनिएगा। आज वो कांग्रेस पार्टी बाबा साहब की दुहाई देती घूम रही है, आज वो कांग्रेस पार्टी संविधान की बात करती घूम रही है। जिस समय आपके पास मौका था
तब तो हमारे महापुरुष को, हमारे जो पूज्य पुरुष जिन्होंने आरक्षण को जन्म दिया, जिन्होंने संविधान की रचना करी, उनको आप नकारते ठीक रहे, है। उनको आप धुतकारते रहे, ठीक है। उनको आपने सम्मान नहीं दिया और उनको इस्तीफा तक देने को मजबूर करा। और आज अब उनके चेहरे पर, उनके नाम पर, उनके बनाए संविधान के आड़ में खड़े होकर हमारे उस वर्ग को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे ठीक है। हैं, जिसको जब आपके पास ठीक है, सत्ता अनुभव थी चक्र। 60 साल, तो आपने छलने ठीक है का गोपाल कृष्ण, 10 सेकंड का रिएक्शन, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा क्योंकि वक्त कम है और सभी को लेना है हमें। 10 सेकंड गोपाल कृष्ण। जी सर, बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात आप ये बोलिए कि जो नया पार्लियामेंट बनाया गया उसमें अंबेडकर जी की मूर्ति, फोटो नहीं लगाई। ये लोग चुनाव के वक्त ऐसी बातें बोल रहे हैं कि अंबेडकर की पुरानी कहानी बता रहे हैं। अरे अंबेडकर जी कांग्रेस के शासनकाल में सांसद थे। किसने कह दिया? अंबेडकर जी जो कांग्रेस के बाबा शासनकाल साहब में ने संविधान जिला के राष्ट्र अध्यक्ष चिन्ह थे। बनाया, वो वहां पे लगा हुआ है, नहीं वो लगा। ज्यादा बड़ी अपने पहचान असेंबली है। में फोटो बाबा दिखाइए साहब ने आप। कहा था, आप मेरे असेंबली में अनुयायियों, फोटो दिखाइए, मेरी नई असेंबली मूर्तियां में। लगाने की जगह हमारी नए विचारधारा को आगे नए बढ़ाने का असेंबली काम में करना फोटो चाहिए। दिखाइए। बाबा साहब को फोटो नए असेंबली मूर्तियों में पर ढूंढने फोटो की जरूरत दिखाइए नहीं है। आप। बाबा मूर्तियां साहब लगाने के की विचार जगह। को लागू करने वालों को ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों राजनीतिक मेहमान, दोनों राजनीतिक नेता शांत हो जाइए प्लीज, प्लीज शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए कृपया, दोनों लोग शांत हो जाइए। मैं सुरेंद्र दुबे जी को चर्चा में शामिल करता हूं। दुबे जी, ये पूरा जो मसला है आरक्षण को लेकर, एक पक्ष नैरेटिव सेट कर रहा है नीचे तक, जो विपक्ष है वो कह रहा है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खतरे में है। राहुल गांधी आजकल संविधान का एक कॉपी लेकर भी रैलियों में प्रकट हो रहे हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि ये आखिरी चुनाव, इसके बाद इस देश में संविधान बचेगा नहीं। बीजेपी उस पर सफाई भी दे रही है, लेकिन इस तरीके का जो एक फेक वीडियो चल रहा है और उसको लेकर कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, इससे क्या लगता है आरक्षण का मुद्दा बहुत अंदर तक समा गया है इस चुनाव में? क्या क्या केंद्र बिंदु में आने जा रहा है आरक्षण का मुद्दा, संविधान का मुद्दा? सुरेंद्र दुबे। देखिए चौहान साहब, शादी में 7 फेरे होते हैं जी ये चुनाव भी 7 फेरे में हो रहा है जी हर फेरे में जब शादी होती है तो उसके गीत बदल जाते हैं जी और उसके मंत्र भी बदल जाते हैं कि पहले में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा। तो 2 चरण में बेसिकली कांग्रेस के घोषणा पत्र पर चर्चा हुई और उसमें फिर ये हुआ कि साहब मंगलसूत्र लूट लिया जाएगा और औरंगजेब के बारे में क्यों नहीं बात करते, हर एक का अपना एक तौर तरीका है। अब आरक्षण पर बात आ गई और ये आरक्षण का सिगुफा जो है बिहार से शुरू हुआ, उसकी काउंटिंग को लेकर के कि हम उसकी जनगणना कराएंगे। इसको शुरू करने वाले नीतीश कुमार जी आज बीजेपी के गोद में है, लेकिन वो बीजेपी की कोई मदद नहीं कर पा रहे। आरक्षण का मामला बिल्कुल बीजेपी के गले में एक तरह से बैठ गया है और आप ये मान के चलिए, 1 मिनट में इसको इधर ठीक कर दूं, क्या है मामला? आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। ठीक है, तो वो अब ये कह रहे, आप हमने कल या शायद परसों ही उनका इंटरव्यू छपा है मोहन भागवत का, हाँ जिससे उनका कि नहीं हम आरक्षण के समर्थक हैं, जबकि यही मोहन भागवत 2015 में बिहार में कह चुके थे कि आरक्षण को रिव्यू किया जाना चाहिए और ये उनकी बेसिक फिलॉसफी के भी अगेंस्ट है आरक्षण देने। और बहुत लोग देश में ऐसे हैं जो आरक्षण के समर्थक नहीं है, लेकिन अब चूंकि वोट चुनाव का मामला है, अभी चर्चा हुई कि साहब वो सब कुछ प्राइवेट हुआ जा रहा है तो आरक्षण कहाँ देंगे, तो जाहिर है लगातार प्राइवेट हो रहा है। और ये एक ऐसी बात है जिसने विपक्षी गठबंधन, जिसको इंडिया गठबंधन कहते हैं, उसको बहुत मजबूती दे दी और जो दलित वंचित तबके के लोग हैं उनको लगता है कि अगर बीजेपी आई, और ये उनकी अवधारणा मैं नहीं बना रहा हूँ, कि अगर बीजेपी आ गई दोबारा तो संविधान बदल देंगे, जैसा उनके तमाम सांसद सहयोगी कह भी रहे। ये बात अलग है कि मोदी कहते नहीं हम नहीं बदलेंगे। इवन मोदी जी अमित शाह ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष अशांति फैला रहा है इस तरह की बातें करके, लोगों को गुमराह कर रहा है, उकसा रहा है। देखिए ऐसा चौहान साहब कि जो मोदी जी कहते हैं उससे शांति फैलती और जो विपक्ष कहता है वो अशांति फैलती। ये ठीक अपना एक चुनाव है, मनोरंजन करिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो मोदी जी बहुत अच्छे फिल्म डायरेक्टर हैं,
तो नए नए डायलॉग, नए नए दृश्य अपना देते रहते हैं। अब तो मैं उस पर आ रहा हूँ, आरक्षण पर। जी तो इनको आना पड़ा। अब ये देखना पड़ेगा कि मोदी जी सही बोल रहे हैं या आरएसएस प्रमुख पहले बोल रहे हैं सही, क्योंकि वो कहते हैं होना चाहिए और वो खुद कह चुके हैं कि नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य मुद्दों से भटक गए हैं बीजेपी के लोग, और ये सारे पर लड़ जाते हैं, लेकिन नौकरी देंगे नहीं बात करते हैं। महंगाई कम, महंगाई तो बातें नहीं करता। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग उज्जैन भाई आ रहे हैं, बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए, तकलीफ हो जाएगा। बोलने दीजिए। जैसे हम लोग चंद्र ग्रह में रह रहे हैं, वहां टमाटर, आलू, गोभी सब फ्री में बढ़ रहा है, उसकी कोई चर्चा नहीं कर। हम एज ए वोटर बात कर, बात आरक्षण की हो रही, और आरक्षण तो जब नौकरियां दी जाएंगी तभी होगा। और ये मैं हमेशा कहता रहा कि इस देश में एक दोहरा अत्याचार होगा। एक और नौकरियां खत्म कर देंगे सरकारी तो सरकारी देगा, और दूसरे तरफ जो लोग पढ़ लिख के अपनी काबिलियत से आगे बढ़ते उनको फंसा दिया गया कि हमको वोट दो तो हम तुमको आरक्षण देंगे। और भाई पहले ये तय हो जाए नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हालांकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है, मोदी जी ने नहीं कहा, उन्होंने दे दिया कि यार 2 करोड़ कहा था, हम नहीं दे पाए, कोई बात नहीं। तो मोदी जी ऐसी हर बार, तो हमने बताया 7 फेरे, तो तीसरे फेरे की जो है ये कहानी आरक्षण पर चलेगी। इसके बाद जब ये तीसरे फेरे में लगेगा कि बिटिया अभी हमारी नहीं हुई। मुझे लगता है कुछ व्यवधान है। दूबी जी के पास मैं दोबारा जाऊंगा। जी जी जी, प्रोफेसर एमएल वर्मा साहब को मैं चर्चा में शामिल कर रहा हूं। प्रोफेसर साहब, क्या ये मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, क्या ग्रास रूट लेवल तक जा पा रहा है? कोई भी दल ले जा पा रहा हो? मान लो बीजेपी की सफाई, हम इसको कह सकते हैं, वो सफाई दे रही है। क्या ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया विपक्ष ने आरक्षण के मुद्दे पर कि सबको सफाई देनी पड़ रही है? और दूसरा प्रश्न ये भी है कि फिर अगर इतना ही मुद्दा नीचे चला गया तो इस तरीके के वीडियो क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही? दुर्गेन जी, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, आपको भी जी नमस्कार, प्रणाम। देखिए मैं तो इस विषय से जुड़ा हुआ और इसी विषय पर मेरी पीएचडी हुई है, जाति पर मेरी पीएचडी है। जी जी। और आरक्षण के मामले में तो यह है कि आपको शायद मालूम होगा कि बीपी मंडल कमीशन बना था जी, और बीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई, नहीं लागू हुई। तो बीपी मंडल के कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लोग कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में मेरे थीसिस की कई स्टडीज ऐसी है जो कोर्ट में लगाई गई। जी जी। अब मुद्दा यह है कि आरक्षण क्यों चाहिए। सिंपल से सबको मालूम है कि वह लोग जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहे हो, पिछड़े रहे हो, उनको आरक्षण चाहिए, तभी वो समाज में बराबर आ सकते हैं। जी, बराबर आने के लिए ऐसी स्थिति रही। और आपको शायद याद होगा कि जिस समय बीपी सिंह साहब ने आरक्षण लागू किया था, तो राजनीतिक पार्टियों में बीजेपी एक ऐसी पार्टी थी जिसने मंडल की जगह पर कमंडल उठा लिया था। जी, शायद याद होगा कि मंडल के बाद कमंडल आ गया। जी जी। तो ये तो राजनीतिक पार्टियों के एक चाल की बात थी। ऐसा नहीं कि मैं किसी पार्टी की खिलाफत करता हूं। इसके बाद में कांग्रेस आई, और आप ताजुब करेंगे कि 10 साल कांग्रेस रही, लेकिन बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का निर्माण कांग्रेस ने नहीं किया जी। ये काम मोदी जी ने किया। बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना है अगर, तो मोदी जी के उसमें बना है नेतृत्व में। लेकिन जो आपने प्रश्न किया कि क्या ग्राउंड लेवल पर आरक्षण की स्थिति क्या नजर आ रही है आपको, तो वही अभी हमारे इससे वक्ता जी बोल रहे थे कि जब नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण की कोई बात ही नहीं होती। तो पहले नौकरी की बात आए, इसके बाद आरक्षण की बात आती है। दूसरी बात यह है कि अगर नौकरी नहीं तो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से उत्थान के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या किया गवर्नमेंट ने, वो मुद्दे तो भटक गए। आरक्षण का मुद्दा आ गया कि पीछे ये जिनकी संख्या ज्यादा है और वो अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए हैं, और
उनको आगे आना चाहिए। जो राहुल गांधी जी कहते हैं, उन्होंने कई बार कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कई जगह गिराया भी कि साहब कितने ओबीसी हैं, कितने क्या है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि खाली एक की गलती गलती तो सारी राजनीतिक पार्टियों की है। अगर 10 साल ये रहे हैं तो 50 साल वो रहे हैं, और किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया कि जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े थे उनको आगे बढ़ाने के लिए विशेष कोशिश की जाए। तो आज भी वही स्थिति, पिछड़े वाले लोगों की आज भी वही स्थिति है कि वह अब भी बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहे। अच्छा, मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि क्या ये चुनावी मुद्दा बनकर जमीनी स्तर पर जा पा रहा है? क्या है आरक्षण और संविधान का मुद्दा? देखिए, यही तो मुद्दा है कि देखिए होता क्या है कि चुनाव के समय में जो प्रचार जितना कर ले जाए, गांव के लेवल पर अब तो कहिए मोबाइल आ गया है, तो थोड़ा बहुत लोगों को कुछ साधन रील्स और सूचनाएं मिलने लगी हैं। अन्यथा इससे पहले तो वो भी नहीं था, जो लोग पहुंचा ले। अगर बीजेपी ग्राउंड लेवल पे पहुंच जा रही है तो अपनी बात कह ले रही है, और पार्टियां ग्राउंड लेवल पे पहुंच जा रही है तो अपनी बात कह ले रही है। अब ये तो उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर डिपेंड करता है कि किस लेवल पर अपनी बात को पहुंचा ले रहे हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। डॉक्टर आनंद निषाद साहब को भी चर्चा में हम शामिल कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर आनंद निषाद साहब, मेरा आपसे भी वही प्रश्न है कि ये क्या जो नैरेटिव सेट कर रहा है विपक्ष, एक अवधारणा कि आपका आरक्षण खत्म कर देगा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई ये एक तरीके से सामाजिक विद्वेष विपक्ष पैदा कर रहा है, इस तरीके की बात करके। उन्होंने ऐसा किया है ना, वो आगे करेंगे। तो क्या ये केंद्र बिंदु में मुद्दा आ गया है कि आरक्षण का चुनाव में? एकदम मुद्दा आ गया है, इसमें कोई शक और शुबह की बात है ही नहीं। क्योंकि मोहन भागवत जी 2015 में बिहार के चुनाव में स्पष्ट कह चुके हैं, और उसी वजह से जो है 94 सीट जीतने वाली बीजेपी 2015 में वो घट करके 50 पे आ गई सड़क के। अब आप सोच सकते हैं ये मुद्दा, ये राजनीतिक, ये आरक्षण जो है ये भागीदारी का सवाल है। इस देश के संसाधन में, इस देश के सामाजिक स्थिति, इस देश के नौकरी में, इस देश के राजनीतिक व्यवस्था में, सब में भागीदारी का सवाल है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इसको बढ़िया से सुनिएगा माननीय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब दूसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कॉम्युनल अवार्ड जब लेकर के आए, अकेले नहीं गए थे, उसमें डॉक्टर जोगेंद्रनाथ मंडल भी थे, आपके उत्तर प्रदेश अवध प्रांत से बाबूराम किरण राय साहब, बाबूराम किरण निषाद जी भी गए थे। तो ये निषाद समाज से एक खुलना जसोर के रहने वाले पश्चिम बंगाल में, अब तो वो बांग्लादेश में चला गया है, और वो वहां से वो जीत करके आए थे रिप्रेजेंटेटिव। और बाबा साहब जब संविधान लिखने लगे थे तो सवाल ये उठता है कि बाबा साहब 1932 में पूना पैक्ट भी वो जो आरक्षण का ही मुद्दा था जिसमें एग्रीमेंट किए थे, बाबा साहब को वो एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए था। आज जो दुर्दशा है दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, ये बाबा साहब की देन थी। जो वहां जो साइमन कमीशन ने जो किया था 1932 में, उसको यहाँ कोलैप्स कर दिया। और उस एग्रीमेंट में गांधी जी थे यरवदा जेल में, वो एग्रीमेंट हुआ था, सविता मालवीय थी, और ये क्या कहते हैं श्री राजगोपालाचार्य, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के मदन मोहन मालवीय। कितना बड़ा हत्या हुई थी। इस देश की आजादी से पहले ही स्क्रिप्ट लिख दिया गया कि इस देश में शासन करेगा तो अपर कास्ट करेगा और कुछ नहीं। इनको कैसे दबाई जाए, सदियों पुरानी 2500 वर्ष पहले से ये लोग दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, और इसको साइमन कमीशन जब आया तो ये राजनीतिक दल हक दे रहे हैं ना, ठीक है भाई, इतिहास ठीक है, इतिहास कुछ भी रहा हो, लेकिन मौजूदा जो स्थिति है, राजनीतिक दल आरक्षण की बात कर रहे हैं ना, चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। निषाद जी, हाँ, तो वही बात मैं बोल रहा हूँ। यही कारण बाबा साहब जब संविधान निर्मात्री समिति का जब चुनाव होने लगा था 22 अप्रैल 1946 को, दलितों ने ही हरा दिया था उनको।
क्योंकि उन्होंने 32 का जो कलंक था वो 32 में जो अकेले ही क्यों चले गए उन्हें पेश करने के लिए? क्या बाबू ठीक है, ये बड़ा ऐतिहासिक मसला है। अब इसको बहुत पढ़ लिख कर आपके साथ हम चर्चा में कभी शामिल होंगे। डॉक्टर आनंद निषाद अगर जुड़े हुए हों तो एक सवाल मैं उनसे लेना चाहूंगा। डॉक्टर आनंद निषाद, आप हैं हमारे साथ में? जी सुन लीजिए मेरी एक नहीं, मुझे लगता है डॉक्टर आनंद निषाद नहीं है। मैं आऊंगा, लोटन राम जी मैं आऊंगा। डॉक्टर आनंद निषाद जी, लोटन राम जी मैं आपको रोक रहा हूं। डॉक्टर आनंद निषाद से एक भी सवाल नहीं हो पाया। डॉक्टर आनंद निषाद जी, आपसे मेरा वही सवाल है कि क्या लोटन राम जी ने तो बहुत ऐतिहासिक तथ्य रखे, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें रखी उन्होंने निश्चित तौर पर, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि क्या आरक्षण और संविधान बचाने का जो नारा है वो 2024 के चुनाव का केंद्र बिंदु बन रहा है क्या? डॉक्टर आनंद निषाद, बिंदु बन रहा है, एकदम केंद्र बिंदु बन रहा है। अरे लोटन राम जी, आनंद निषाद को बोलने दीजिए भाई। आनंद निषाद से सवाल है मेरा। हाँ देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी मैं बिहार में हूँ, मैं सुदूर क्षेत्रों का दौरा करके आया हूँ। लोग एक ही शब्द बोलता है कि आरक्षण मिल जाएगा, इसलिए क्योंकि दलितों और जिनको रिजर्वेशन से चमक मिली है, जिनका चेहरे पे चमक है, वो भयभीत है। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो लल्लू सिंह जो उन्होंने बोला भाई संविधान को बदलने के लिए जो है 400 पार होना चाहिए, कई ऐसे नेता बोले। अरे मना कर रहे हैं भाई, कहाँ कह रहे हैं कि बदल देंगे संविधान? सारे बड़े नेता कर रहे हैं। अनुभव चक, ये क्या लोचा है? ठीक है लोटन राम जी, मैं आऊंगा आपके पास। ये क्या लोचा है भाई? 400 पार आप लोग संविधान बदल देंगे, ये नीचे तक परसेप्शन बन रहा है एक। देखिए दुर्गेंद्र भाई, ये नीचे तक परसेप्शन नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इस डिबेट में जो राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार के रूप में जो बैठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जो अपनी बात कहने के लिए, वो न्यूट्रल ना रह के सिर्फ वन साइडेड एक बातें कर रहे हैं। वो इस तरीके का परसेप्शन यहाँ पे बैठ के पेश कर रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से संविधान विरोधी है। अब देखिए, आप भी गोपाल कृष्ण हो गए। तुरंत जैसे ही आपके पक्ष की बात कोई नहीं करेगा, तुरंत आप लोग सर्टिफिकेट दे देते हैं। भैया मैं क्षमा करो यार, क्षमा करो मेरे भाई। अब जैसे मैंने कुछ कह दिया तो गोपाल कृष्ण नाराज हो गए, बोले मोदी जी का शो कर रहे हो भाई। अब आपको लग रहा है कि सारे पत्रकार आपके विरुद्ध। मैंने एक केंद्र बिंदु में एक सवाल पूछा कि क्या भाई ये आरक्षण का जो एक परसेप्शन नीचे तक बन रहा है, लोग बना रहे हैं, इसको यूं कह लीजिए कि लोग बना रहे हैं, लेकिन बना तो रहे हैं ना कहीं मोदी जी ने बनाया है। भाई आपके पैनल में जो पैनलिस्ट बैठे हैं 4 के 4 अगर एक ही तरह की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल ना रह के, वो ये नहीं बताने का काम कर रहे हैं जब समाजवादी पार्टी लोकसभा के अंदर प्रमोशन और रिजर्वेशन का बिल फाड़ने का काम करती है, उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। अब ये नाम नोट कर लो, नाम नोट कर लो इनका। जितने पैनलिस्ट हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, आप जितने पैनलिस्ट हैं उनके बारे में आप व्यक्तिगत पता कर लेना कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है। आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि क्या आइडियोलॉजी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बात कह रहे हैं। दुर्गेंद्र भाई ऐसा कोई फायदा नहीं, 4 लोग एक तरफ बात कर रहे हैं, हम 2 मिनट भी ना बोल पाए तो आप बोलिए। मैंने तो आपको खुला मैदान दिया है, खुला मैदान दिया आपको, बोलिए। लगातार तो मैंने तो सब लोग बोल रहे थे, चुपचाप बैठ के सुन रहा था कि मोदी जी ने बैकवर्ड नहीं, बोलने दीजिए वर्मा जी, बोलने दीजिए। जानते नहीं है, अनुभव चक जानते नहीं है। मैंने सुना, बोलिए के साथ सबकी बात सुनी, अपनी बात तो बोलने का अवसर मिलेगा। बोलिए जल्दी बोलिए। जी दुर्गेंद्र भाई, मैं यही कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर जिस पार्टी की सरकार पिछले 60 साल में रही, उस पार्टी की सरकार रहते हुए इस देश में रहने वाला SC ओबीसी वंचित तबका ST, उसका उद्धार क्यों नहीं हो पाया, उसका विकास क्यों नहीं हो पाया, इस पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। इस देश में रहने वाला SC ST OBC जो बाबा साहब को पूजता है, उस बाबा साहब को अपमानित करने का काम किसने करा, उस पर कोई चर्चा नहीं। इस देश के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की नीतियों से क्षुब्ध होकर बाबा साहब को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने पड़ा, किनकी वजह से देने पड़ा, किनकी वजह से बाबा साहब को क्षुब्ध होकर कहना पड़ा कि कांग्रेस पार्टी के 25 पैसे का भी सदस्य नहीं बनना आप लोग। आज वो लोग PDA की बात करते हैं, आज वो लोग आरक्षण की बात करते हैं, आज वो संविधान की बात करते हैं। मीडिया की बात करने वाले ये नहीं बताते कि जब उनकी सरकार रही, इस देश में रहने वाले, इस प्रदेश में रहने वाले 2 करोड़ रोजगार के साथ कितना अत्याचार करा गया, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज भी यदि आप सत्ता में नहीं है तो आपकी जो पार्टी है उस पर पिछड़े दलितों की स्थिति क्या है, कितने आपने प्रवक्ता बना रखे हैं, कितने जिलों में अध्यक्ष बना रखे हैं, क्या उनको डिसीजन मेकिंग पावर है कि नहीं है, उस पर कोई बात नहीं। सिर्फ चेहरे के रूप में आपने कुछ लोगों को बना दिया है
और आज आप आरक्षण की दुहाई इसलिए देते घूम रहे हो। अनुभव जी, यही आरोप आप पर लगता है, विपक्ष आप पर यही आरोप लगाता है कि आप लोग होर्डिंग टंगवा देते हो कि ये ओबीसी है, मंत्री बना दिया, लेकिन ताकत वाकत किसी के पास नहीं है। ये आपके ऊपर भी कहते हैं कि आप ताकत नहीं देते हो, खाली चेहरे दे देते हो। ये आपके लिए भी कहते हैं विपक्ष के लोग। भाई मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, जो अभी हमारे साथी पूर्व के कह रहे थे मोहन भागवत जी की बात, उन मोहन भागवत जी के बयान को आपने पिछले चाहे 2017 का चुनाव हो, चाहे 2019 का हो, चाहे 22 का हो, आपने प्रत्येक चुनाव में लगातार उनके बयानों को केंद्र में रख के नहीं, मैंने अभी ताजा बयान सुनाया है जिसमें वो कह रहे हैं आरक्षण का समर्थन वो कर रहे हैं। अभी इसी डिबेट में मैंने मोहन भागवत जी का ताजा बयान सुनाया है। वो कह रहे हैं आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो मैं पीछे की बात ही नहीं कर रहा हूँ। राजनीतिक पार्टियों, दुर्गेंद्र भाई, मैं राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूँ। वो लगातार संघ प्रमुख की बात को लेकर जनता के बीच में गए हैं और इस देश में रहने वाले एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी नहीं, उनके फायदे की बात है अनुभव भाई, तो वो करेंगे। आपके हाथ कोई मुद्दा लग जाता तो आप छोड़ते नहीं हो ना। राजनीति आप ही कर रहे हो, वो लोग भी कर रहे हैं, तो आपके हाथ कोई मुद्दा लग जाता तो आप भी रगड़ देते हो, वो भी रगड़ रहे हैं। भाई मैं आप कहाँ बीच में हाजिर, हम इनसे कह रहे हैं कि आप लगातार बीच में लेके गए हो और जनता ने नकारने का काम किया। हम तो बीच में है सीटी बजाने के लिए, जनता के लिए जो काम करा है सीटी बजाने के लिए है। ठीक है, सुरेंद्र दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेंद्र दुबे जी बोलिए, फिर मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा। सुरेंद्र दुबे जी प्लीज। दूसरे को भी बोलने का मौका दिया जाए। इस देश का, अरे अनुभव भाई, अनुभव जी हो गया, अनुभव जी प्लीज हो गया। कृष्ण गोपाल 5 सेकंड, कृष्ण गोपाल 5 सेकंड केवल। कृष्ण गोपाल जी 5 सेकंड। नहीं, जितना इनको दिया उतना मुझे भी दीजिए, सभी लोगों को दीजिए। अरे भैया, डिबेट हम पार नहीं ले जाएंगे, हो गया। आपको मैं दे चुका हूं। और ये आरोप लगाकर मानसिक दबाव नहीं बना सकते हमारे ऊपर आप लोग कि इनको दिया हमको दिया। मैं पक्ष और विपक्ष को बराबर समय देता हूं, कोई भी ये कह नहीं सकता। लोगों ने 70 साल बीजेपी को चढ़ने नहीं दिया इस देश में। ठीक है, आप दोनों की डिबेट अलग से करा देंगे हम। अगली डिबेट आप दोनों के साथ में कभी करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। सुरेंद्र दुबे जी थैंक यू। कृष्ण गोपाल जी और अनुभव जी। सुरेंद्र दुबे जी अंतिम कमेंट। आपने जो मूल प्रश्न पूछा जी कि क्या संविधान की बात और आरक्षण समाप्त हो जाएगी, ये बात क्या निचले स्तर तक पहुंच रही है? मूल प्रश्न आपका ये बोलता जी। उससे भटक कर हम लोग इधर उधर बहुत जगह चले गए जी। देखिए, जो एक प्रचार का बहुत बड़ा तंत्र जिसको हम लोग गोदी मीडिया प्यार से कहते हैं, मैं उनको भी बहुत प्यार करता हूँ, अपने साथ के लोग हैं तो उनको बड़े प्यार से जो गोदी मीडिया है, तो वो जो है प्रचार सरकार के पक्ष में करता है। तो जाहिर है वो ये कहता है कि नहीं, बीजेपी वाले ठीक कह रहे हैं। अब कांग्रेस के पास या विपक्ष के पास एक सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है और एक माउथ मीडिया। जो माउथ मीडिया वो इन सबसे मीडिया से ताकतवर होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी मीडिया पर नहीं जाते, लेकिन आप उनसे बात करिए तो देखिए वो क्या क्या बात कहते हैं। मुझे लगता है कि ये बात नीचे तक पहुंच रहे और इसीलिए भाजपा के लोग इस बात पर लगातार अटैक कर रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो देश बर्बाद हो जाएगा। अब भाई ये कौन सा मतलब बात है? आप आएंगे तो देश आबाद हो जाएगा, कांग्रेस आएगी तो देश बर्बाद हो जाएगा। कांग्रेसी आएंगे तो वो आपका मतलब महिलाओं का मंगलसूत्र चुरा लेंगे। कारण भी गिना रहे हैं दुबे जी, वो कारण भी गिना रहे हैं क्यों बर्बाद हो जाएगा। हाँ सुनिए, हाँ अभी मान लीजिए गोपाल के पांडे कहने लग गए कि भाजपाई आएंगे तो महिलाओं की सोने की चूड़ियां छीन के सोनार को बेच देंगे, उससे जो पैसे मिलेंगे दारू पिएंगे फिर दंगा कर देंगे। भाई कहने के जब इसी स्तर पर बहस होनी है, यही एक बड़ा दुर्भाग्य है। और ये दूसरा एक बात आपने शुरू की, वो जो फेक वीडियो की बात, अब उस पर अपना कांग्रेस जवाब दे, बीजेपी उनको घेरे। कांग्रेस ने बीजेपी के जो रेवन्ना है उनको घेर लिया है, जिनके कहा जाता है कि 2000 बीजेपी के रेवन्ना नहीं है भाई साहब, दुबे जी जेडीएस के हैं और जेडीएस। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ, वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका, अनुभवचक आपका, गोपाल कृष्ण, प्रोफेसर एम एल वर्मा, लोटन राम निषाद जी, आनंद निषाद जी, आपका धन्यवाद। बहुत आभार दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। चुनाव है और चुनाव बड़ा दिलचस्प है, बड़ा मुश्किल है। हर बार हवा पानी लेने की कोशिश पत्रकार करते हैं, लेकिन मतदाता बहुत चालाक है।
उसको जैसी सरकार बनानी है वैसे बनाने के लिए वो ठान चुका है। हमारी यही प्रार्थना है कि एक ऐसी सरकार कोई भी हो आए जो कम से कम मूल मुद्दों को एड्रेस करे, आम जनता का ध्यान रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।